क्राइम की दुनिया में हमने अक्सर रिश्तों का खून होते देखा है। ये यूं कहे कि दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं बचा जहां जुर्म ने दस्तक ना दी हो। पर आज की कहानी इससे बिल्कुल उलट है, जहां एक जीजा और साले के बीच अटूट प्रेम ने एक अलग ही मिसाल पेश की। जब जीजा के कातिलों को तलाश करते हुए साले के हाथ बहन की गर्दन तक जा पहुंचे, लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की और कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। कर्नाटक के रहने वाले बालकृष्ण पुजारी, जिनकी उम्र 44 साल थी, ये बॉम्बे में एक छोटी सी नौकरी किया करते थे। 17 साल पहले बालकृष्ण पुजारी की शादी प्रतिमा नाम की लड़की से हुई थी। इनके 2 बच्चे थे। ये मुंबई में ही रहते थे, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के कारण ये परिवार कर्नाटक में उडुपी के अजेकर में अपने घर पर आकर रहने लगा। उडुपी में आके बालकृष्ण एक होटल में छोटी सी नौकरी करने लगा। कमाई ज्यादा नहीं थी, इसीलिए इनका लाइफस्टाइल बहुत साधारण था, लेकिन फिर भी ये परिवार अपनी जिंदगी में खुश था। बच्चे बड़े हो रहे थे और उधर पति की कमाई भी ज्यादा नहीं थी, तो प्रतिमा को लगा कि खाली समय में कुछ किया जाए। तब बालकृष्ण ने अपनी जमा पूंजी से प्रतिमा के लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। दोनों पति पत्नी खुश थे कि चलो खाली समय का इस्तेमाल भी होगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। प्रतिमा ब्यूटी पार्लर के काम में बिजी हो गई। बालकृष्ण तो पहले ही अपने होटल के काम में बिजी रहते थे। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। प्रतिमा, जो शादी के वक्त खुद 18 साल की थी, उसका भाई संदीप बहुत ही छोटा था। बालकृष्ण उसे अपने भाई की तरह ही प्यार करते थे। संदीप भी उनके साथ बहुत खुश रहता था। समय के साथ साथ संदीप बड़ा हुआ, लेकिन अपने जीजा बालकृष्ण से संदीप का लगाव कम नहीं हुआ। अब ये जीजा साले के रिश्ते से आगे बढ़कर अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों घंटों साथ बैठते, अपने मन की बातें शेयर करते। इन दोनों की जोड़ी की पूरे खानदान में लोग मिसाल दिया करते थे। हर छोटी बड़ी बातें ये दोनों शेयर करते। यहाँ तक कि अगर कभी बालकृष्ण और प्रतिमा में झगड़ा भी हो जाता, ऐसे मामले में संदीप को भी शामिल किया जाता। संदीप अपनी बहन को समझाता और इनके बीच समझौता करा देता। बालकृष्ण संदीप के लिए सिर्फ उसका जीजा ही नहीं, बल्कि एक बड़ा भाई, दोस्त और एक मेंटोर भी था। वो अपनी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला बालकृष्ण की सलाह पर ही करता था। कुल मिलाकर इन जीजा साले के प्यार, अपनेपन और दोस्ती के हर तरफ चर्चे थे। धीरे धीरे वक्त बीता और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अगस्त 2024 के महीने में बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे वॉमिटिंग, पेट दर्द के साथ तेज बुखार भी रहने लगा। लोकल डॉक्टर को दिखाया गया, दवा दी गई तो उसे आराम मिल गया, लेकिन अब जैसे ये सिलसिला शुरू हो गया था, बालकृष्ण को अक्सर पेट दर्द, उल्टी शुरू हो जाती। हर बार उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता, वो ठीक हो जाता, लेकिन 1-2 दिन बाद ही फिर वही तकलीफ शुरू हो जाती। उसे लगातार बुखार और पेट दर्द रहने लगा। अब सबने तय किया कि उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। शुरू में उसे करकला के रोटरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे जॉन्डिस होने का पता चला। उसका भी इलाज हुआ, पर ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। बालकृष्ण की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। पूरा परिवार परेशान था। संदीप भी उसके इलाज के लिए लगातार डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई डॉक्टर्स बदले। बाद में उसे मणिपाल के केएमसी हॉस्पिटल, फिर बेंगलुरु के वैनलॉक हॉस्पिटल और फिर बेंगलुरु के निमहंस और विक्टोरिया हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह से इन लोगों ने एक एक करके 9 बड़े हॉस्पिटल छान मारे। यहाँ बालकृष्ण पुजारी का इलाज हुआ, तबीयत थोड़ी ठीक होती और फिर से बिगड़ जाती। अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अब अक्टूबर का महीना आ गया। लास्ट हॉस्पिटल में इलाज के बाद पुजारी की हालत में सुधार हो रहा था। जब उसकी तबीयत स्टेबल हो गई, तब 19 अक्टूबर को डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। 19 अक्टूबर को प्रतिमा और संदीप बाकी परिवार वालों के साथ बालकृष्ण को घर ले आते हैं। उडुपी के अजेकर में इनका घर था। पुजारी के ठीक होकर घर आने की खबर सभी रिश्तेदारों को मिल गई थी। ये सभी लोग पिछले 2 महीनों से काफी परेशान थे। अब बालकृष्ण के घर वापस आने पर सभी रिश्तेदार घर में इकट्ठा हुए। घर में खाना पीना हुआ। इसी में रात के 12 बज गए। सब रिलेटिव वहाँ रुकने के इरादे से ही आए थे। सब लोग घर में ही रुके हुए थे, लेकिन अब प्रतिमा ने सभी रिश्तेदारों को घर जाकर आराम करने को कहा। रिश्तेदारों को भी ये बात ठीक लगी। अब एक एक करके सभी रिश्तेदार चले गए, लेकिन संदीप अभी भी वहीं था। वो अभी भी अपने जीजा की सेहत को लेकर परेशान था। लेकिन प्रतिमा ने संदीप से भी यही कहा कि तुम 2 महीनों से लगातार हमारे साथ ही परेशान हो रहे हो।
अब तो बालकृष्ण की तबीयत ठीक है तो तुम भी घर जाओ और आराम कर लो। संदीप ने कई बार मना किया, वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रतिमा ने जिद करके उसे घर भेज दिया। 12 साढ़े 12 बजे तक सभी लोग वहाँ से जा चुके थे और घर में सिर्फ प्रतिमा, बालकृष्ण और बच्चे ही थे। संदीप कई दिनों से थका हुआ था। अपने घर आकर वो गहरी नींद में सो गया, लेकिन अचानक सुबह 3:30 बजे के करीब उसका मोबाइल बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से प्रतिमा की घबराई हुई आवाज थी। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी कि बालकृष्ण को न जाने क्या हो गया है, उन्हें दवाई देनी थी, मैं बार बार उठा रही हूँ पर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। संदीप बदहवास हालत में ही प्रतिमा के घर पहुंचा। तब तक प्रतिमा ने अपने इन-लॉज को कई रिश्तेदारों को फोन कर दिया था। प्रतिमा के इन-लॉज भी घबरा जाते हैं कि कुछ घंटों पहले तो सब कुछ ठीक ठाक, अब अचानक क्या हो गया। 4 बजते बजते संदीप समेत सभी लोग उस घर में फिर से इकट्ठा हो गए थे। लोकल डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसने आकर चेक करने के बाद बालकृष्ण को डेड डिक्लेयर कर दिया। पूरे घर में रोना पिटना शुरू हो गया। सब यही मान रहे थे कि 2 महीने से जिस बीमारी से बालकृष्ण परेशान था, आखिरकार उसी ने बालकृष्ण की जान ले ली। संदीप का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जीजा अब वो इस दुनिया में नहीं है। कितनी देर तक वो लाश के गले लगकर रोता रहा। लोगों ने उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं लाश के पास गुमसुम बैठा रहा, जैसे उसका सब कुछ छिन चुका था। इसी बीच उसकी नज़र बालकृष्ण के चेहरे और गले पर दिख रहे कुछ लाल निशानों पर पड़ी। उसे अच्छे से याद था कि जब वो हॉस्पिटल से आए थे तब ऐसा कोई भी निशान बालकृष्ण के चेहरे पर नहीं था। अब उसे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो प्रतिमा को सबसे अलग कोने में लेकर गया। उसने पूछा कि जीजा के चेहरे पर ये निशान कैसे आए, ये पहले तो नहीं थे। तब प्रतिमा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। दरअसल जब मैं बालकृष्ण को जगा रही थी तो मेरे हाथ में पानी की बोतल थी। जब वो नहीं जागे तो घबराहट के मारे में मेरे हाथ से बोतल छूटकर उनके चेहरे पर जाकर गिरी। शायद उसी वजह से निशान आया होगा। प्रतिमा के ऐसे जवाब के बाद भी संदीप को तसल्ली नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। अब बालकृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन संदीप के मन में बहुत उलझन थी। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने प्रतिमा से बालकृष्ण की लाश का पोस्टमार्टम कराने को कहा, ताकि साफ साफ पता चल सके कि मौत की वजह क्या है, लेकिन प्रतिमा ने मना कर दिया कि इसकी क्या जरूरत है। वैसे भी इंडिया में अक्सर लोग पोस्टमार्टम कराने से हिचकिचाते हैं कि मरने के बाद लाश की चीरफाड़ क्यों कराई जाए, और वैसे भी पोस्टमार्टम करवाने का अधिकार पत्नी या माता पिता का होता है। जब प्रतिमा ने संदीप की बात नहीं मानी तब वो अपने जीजा के पिता के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बात कही कि मुझे शक है कि ये मौत नेचुरल नहीं है, एक बार आप पोस्टमार्टम करवाने की इजाजत दे दीजिए। उसके पिता को भी पहले समझ में नहीं आया। संदीप ने पिता को बालकृष्ण के चेहरे और गर्दन के निशान दिखाए। अब पिता को भी शक हुआ। तब इन लोगों ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला कर लिया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। दूसरे दिन बॉडी मिली। रिपोर्ट आने में अभी टाइम था। तब तक बालकृष्ण की लाश का 20 अक्टूबर को अंतिम संस्कार कर दिया गया। 3 दिन बीत गए और 23 अक्टूबर का दिन आ गया। इन 3 दिनों तक संदीप बहुत ही बेचैन रहा था। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल उथल पुथल मचा रहे थे। आखिरकार 23 अक्टूबर को वो फिर से प्रतिमा से बात करने के लिए उसके घर पहुंचा और उसे धमकाते हुए कहा कि तुम सच बताओ कि जीजा की मौत कैसे हुई थी। क्या 19 अक्टूबर की रात इस घर में कोई आया था? प्रतिमा को ये सवाल बहुत अजीब लगे। उसने गुस्से में कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ कौन आएगा? संदीप के बार बार पूछने पर वो गुस्सा करने लगी। तब संदीप ने उसे सख्त लहजे में एक बात कही कि तुम कितना भी छुपाओ, पर मैं और जीजा हम दोनों जानते थे कि 28 साल के एक नौजवान लड़के दिलीप हेगड़े से तुम्हारा अफेयर चल रहा था। अब ये सुनते ही प्रतिमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। संदीप ने गुस्से से पूछा, क्या उस रात दिलीप घर में आया था? प्रतिमा साफ इनकार कर देती है। संदीप ने उससे साफ कहा कि मुझे जीजा ने बहुत पहले ही तुम्हारे अफेयर के बारे में बता दिया था। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। दरअसल जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब घर में कैद लोगों के लिए टाइम काटना बहुत मुश्किल था। तब दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया की तरफ झुकता चला गया। अकेलेपन में मोबाइल ही सबसे बड़ा सहारा था। यही टाइम था जब प्रतिमा ने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगी। उसने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया और रील्स बनानी शुरू की। वो इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी। इसी दौरान दिलीप हेगड़े से उसकी मुलाकात हुई, जो एक बिजनेसमैन का बेटा था और उडुपी में अपना फैमिली बिजनेस संभालता था। दिलीप से उसकी दोस्ती हुई और एक ही शहर में होने की वजह से इनका बाहर मिलना जुलना भी शुरू हो गया। मार्च 2024 के महीने में ऐसे ही एक दिन बालकृष्ण पुजारी ने उन्हें देख लिया। उसने प्रतिमा को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी प्रतिमा ने दिलीप से मिलना नहीं छोड़ा और यही सारी बातें बालकृष्ण ने अपने साले संदीप से भी शेयर की थी। संदीप को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में अपनी बहन से कैसे बात करे। इससे पहले कि वो प्रतिमा से बात कर पाता, बालकृष्ण की तबीयत खराब रहने लगी।
इसीलिए अब बालकृष्ण की मौत के बाद संदीप के दिमाग में बहुत से शक पैदा हो रहे थे। संदीप के बार बार पूछने पर भी प्रतिमा साफ मना करती रही, पर संदीप ने प्रतिमा को धमकाया कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी निकला तो मैं अपने जीजा के कातिल को कभी बख्शूंगा नहीं और तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगा। तब प्रतिमा ने मामला हाथ से निकलते देखकर कहानी पलट दी और तब उसने कहा कि हाँ, तुम सबके जाने के बाद दिलीप यहाँ आया था और उसी ने तुम्हारे जीजा की जान ली है। यानी उसने सारा इल्जाम दिलीप पर डाल दिया। संदीप को अभी भी शक था कि प्रतिमा अभी भी कुछ छुपा रही है। दिलीप अकेले ये सब क्यों और कैसे करेगा। अब उसने बहन को फिर से धमकाया कि अगर दिलीप ने ये कत्ल किया है तो वो अकेले थोड़े फंसेगा, फांसी तो तुम्हें भी होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो वैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद प्रतिमा की हालत खराब हो गई। अब वो संदीप से खुद को बचाने की गुहार लगाने लगी। उसने कहा कि मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन तुम मुझे पुलिस और फांसी से बचा लो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। संदीप ने उसे भरोसे में लिया। इसके बाद प्रतिमा ने जो कहानी सुनाई और इस हत्याकांड से जुड़ा जो खुलासा किया, उसे सुनकर संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहानी कुछ इस तरह से थी। प्रतिमा की शादी 18 साल में ही हो गई थी। वो बहुत आलीशान जिंदगी चाहती थी, लेकिन बालकृष्ण एक साधारण सी नौकरी करता था स्टाइल और इनका लाइफस्टाइल बहुत ही साधारण था। कि इंस्टाग्राम के जरिए प्रतिमा की मुलाकात दिलीप से हुई थी। दिलीप एक बिजनेसमैन का बेटा था और वो प्रतिमा पर काफी पैसा भी खर्च करता था। अब वो बालकृष्ण से अलग होकर वो दिलीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन बालकृष्ण के जीते जी ये मुमकिन नहीं था। इन दोनों ने बालकृष्ण को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इन्होंने ऑनलाइन काफी सर्च किया कि उसे कैसे मारा जाए ताकि कत्ल का शक न हो। काफी खोजबीन के बाद इन्होंने ये तय किया कि बालकृष्ण को खाने में स्लो पॉइजन दिया जाएगा और तब इन्होंने एक केमिकल ढूंढा जिसे स्टूडेंट्स लैब में यूज करते हैं। जुलाई 2024 में दिलीप ने एक फेक स्टूडेंट बनकर एक स्टोर से ये केमिकल खरीदा और उसको प्रतिमा के पास पहुंचा दिया। ये एक जहरीला केमिकल था जो नॉर्मली कैंसर के लिए दी जाने वाली कीमोथेरेपी की दवा में इस्तेमाल होता था। अगस्त के महीने से प्रतिमा ने बालकृष्ण को ये पॉइजन चावल में मिलाकर देना शुरू किया, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अब इस जहर से बालकृष्ण के लिवर और किडनी पर असर हो रहा था। तबीयत खराब होने पर कई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बदले गए। आखिर में बेंगलुरु के हॉस्पिटल में वो कई दिन तक रहा। वहाँ उसकी तबीयत में सुधार हो रहा था। उस जहर से बालकृष्ण के ऑर्गन फेल करने का प्लान था, पर अब वो मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा था। बालकृष्ण की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ और 19 अक्टूबर को उसे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया। अब उसकी तबीयत ठीक होने से प्रतिमा बहुत गुस्से में थी कि उसका बना बनाया प्लान पूरा फेल हो गया है। वह अब जल्द से जल्द बालकृष्ण से छुटकारा चाहती थी। उसने हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही दिलीप को फोन करके पूरा प्लान तैयार कर लिया था। रात को उसने संदीप और सभी रिश्तेदारों को जबरदस्ती घर भेज दिया। रात को 1:30 बजे के करीब दिलीप प्रतिमा के घर पहुंच गया। प्रतिमा ने पहले से ही दरवाजा खोल दिया था। अब वो दिलीप को लेकर बेडरूम तक पहुंची, जहां बालकृष्ण सो रहा था। दिलीप ने बेड पर से एक तकिया उठाया और बालकृष्ण के मुंह पर रखकर उसे जोर से दबाने लगा। दम घुटने पर बालकृष्ण छटपटाने लगा। वो बचने के लिए हाथ पैर मार रहा था। तब प्रतिमा बेड पर चढ़ी और पति के सीने पर जा बैठी। उसने पुजारी के हाथ और पैर कसकर पकड़ लिए। बालकृष्ण बेबस हो चुका था। कुछ देर की छटपटाहट के बाद ही बालकृष्ण शांत हो गया। तकिया हटाकर चेक किया गया। उसकी सांसें थम चुकी थी। मरने का यकीन होने के बाद दिलीप चुपचाप घर का दरवाजा खोलकर वहां से चला गया। अब तक 2:30 बज चुका था। उसके जाने के बाद प्रतिमा ने घर का दरवाजा बंद किया। बेडरूम में जाकर उसने बिस्तर ठीक किया, जहां इस हाथापाई के कारण सलवटें पड़ गई थी। सब कुछ ठीक करने के बाद वो तसल्ली करती है और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फिर मोबाइल उठाकर सबसे पहले संदीप को फोन करके रोने लगती है। इसके बाद प्रतिमा ने एक एक करके अपने सभी रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया था। बालकृष्ण की मौत के बाद प्रतिमा तो बहुत तसल्ली से थी, लेकिन संदीप के शक ने सारा राज खोल के रख दिया। संदीप ये सब सुनकर बहुत गुस्से में था। उसका दिमाग फटा जा रहा था कि उसके अपने प्यारे जीजा की उसकी ही बहन ने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी है। किस तरह से वो उन्हें लगातार जहर देकर मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ संदीप ने एक बहुत ही समझदारी वाला काम किया। प्रतिमा का बयान शुरू होने से पहले ही उसने अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर लिया था, यानी प्रतिमा का दिया हुआ ये पूरा कन्फेशन मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था। गुस्से से भरा संदीप पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस को वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाई और अपने जीजा के कत्ल की पूरी कहानी भी बताई। पुलिस भी हैरान थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। पुलिस की एक टीम फौरन हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि मौत की वजह स्ट्रैंगुलेशन है, यानी कि गला घोट कर मारा गया है और ये नेचुरल डेथ नहीं है। अब पुलिस ने पहले प्रतिमा और फिर दिलीप हेगड़े को अरेस्ट कर लिया। प्रतिमा के कन्फेशन वाला वो ऑडियो जो
कि पुलिस के पास था, बाद में न जाने किस तरह से सोशल मीडिया पर भी लीक हो गया। इस कन्फेशन को जिसने भी सुना वो दंग रह गया कि किस तरह से एक पत्नी अपने पति को स्लो पॉइजन दे रही थी। वो इतनी डेस्परेट थी कि जब पॉइजन से काम नहीं चला तो अब उसने अपने लवर के साथ मिलकर गला घोंटकर पति की जान ही ले ली। प्रतिमा और दिलीप अब जेल में हैं। उन पर बालकृष्ण की हत्या का मुकदमा चल रहा है। जिसने भी इस कहानी को सुना वो सभी एक तरफ प्रतिमा की निंदा तो कर ही रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संदीप के किए की सराहना भी हो रही थी कि उसने अपनी बहन के खिलाफ जाकर जीजा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और कातिलों को जेल पहुंचाया। बालकृष्ण ने हमेशा अपने खानदान में संदीप की बहुत तारीफ की, उसे अपना छोटा भाई कहा। वो संदीप पर बहुत भरोसा करते थे और अब संदीप ने उनके उसी भरोसे को पूरा करके दिखाया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।